अस्सलाम वालेकुम। 11 जनवरी वक्त सुबह 11 बजे गुजर चुकी रात का जिक्र है। एजेंट दीवार पर निज पर बड़ी बड़ी स्क्रीन्स के सामने रखी कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसकी निगाहें पुरसोच थी। जबरलैन उसके आकब में फर्श पर बैठा था। उसकी निगाहों में गहरी चमक थी। एजेंट ने उसे एक सीधा सीधा प्लान सुना दिया था। उसी प्लान के लिए एक फौज भी इकट्ठी कर चुका था। वो रोजगार के चंद वफादारों से उनकी वफादारी खरीद चुका था, मगर कुछ था जो उसे अधूरा लग रहा था। जबल खान के अंदाज में हाँ वो कुछ था, कोई इनखराफ सा। ये प्लान कामयाब रहेगा ना जबल? आपके प्लान्स हमेशा कामयाब रहते हैं, एजेंट वाक़ईदत से बोला था। क्या तुम मुतमईन हो? मैं आपके फैसलों से हमेशा मुतमईन ही रहा हूँ। ये अल्फाज, ये लहजा एजेंट के लिए ये अकीदत नई नहीं थी। मेरा ख़ानदान विंडलैंड पहुँच जाएगा ना? उन्हें जबल खान की वज़ात खुद विंडलैंड जाएगा ना? आपको मुझ पर एतबार नहीं है? आपकी एजेंट खामोश रहा था। बात एतबार की नहीं थी, बात लफ्ज़ों की बनावट की थी। कुछ था जो उसे बेहद खटका था। उसे जबल खान के मुतल्लिक गलत फहमियाँ नहीं होती थी। सुबह 11 बजे का वक्त है। वक्त भी रात के 11 बजे का शमा लगता था। आसमान सियाह पड़ता जा रहा था। बर्फ़ जैसे आज ना गिरी तो फिर कभी नहीं गिरेगी। मैदान में उस वक्त 5 लोग थे। 2 के सर पे बंदूक तानी गई थी। जबर और हसन 2 की गर्दन के अकबी हिस्से को पिस्तौल की ठंडी नाल से छू रही थी। उनके हाथों में बुलंद थे ज़रख़िफ़ व ज़ुल्तान। एक सीने का निशाना लिए हुए कई बंदूकें थीं, मगर वो बराह रास्त उनके लीडर की आंखों में देख रहा था। सैयद सादान सब बेखौफी से उसे कमाई थी। तुम सब अभी और इसी वक्त वो काम करोगे जो हम चाहते हैं। पिस्तौल हाथ में लिए बहराम आगे आया था। लोग घरों की खिड़कियों की छतों पर जमे होने लगे थे। आज सारा रोज़गढ़ अपने मुजरिमीन के अलावा कोई बेबसी का तमाशा देखने वाला था। बहराम, हम तुम्हारा और रोज़गढ़ का मसला हल करेंगे। तुम एक बार हमारा प्लान तो सुन लो। सुल्तान सिकंदर तहम्मुल से बोला था, मैं तुम्हारी केस लड़ूंगी। मेरा कॉन्टैक्ट्स है, जो तुम चाहते हो वो सब हो जाएगा। प्लीज़ ये गन हटाओ और हमसे बात करो। ज़रख़िफ़ का अंदाज़ सुलह जो था। तुम अब अपने मरे हुए बाप का केस लड़ना बीबी। हम जो चाहते हैं, हमें जो चाहिए वो अपने तरीके से लेकर रहेंगे। बहराम नागवारी से बोले, तमीज़ से बात करो तुम। हसन उसकी गिरफ्त पर मजम्मत करते हुए सख्ती से कहा, औरतों से बात करने की तमीज़ नहीं है तुम में? है, बिल्कुल है, लेकिन औरत इज्जत करने लायक भी हो तो होनी चाहिए। बंदूक ताने खड़े लड़कों में से किसी एक ने हाँक लगाई थी। सुल्तान सिकंदर ने मुट्ठी भींच कर जब्त किया था। सादान और जबर ने भी लब भींच लिए थे। ये उनकी बर्दाश्त से बाहर होने लगा था। उसकी क्या इज्जत करें जो 5 दिनों से 4 मर्दों के साथ एक जगह रह रही है। बहराम पस्ती की इंतहा को पहुंचा था। उसी पर हसन सुल्तान ने कोहनी मार कर उसे पीछे किया था और फिर एक बस नहीं की गई थी। उसके हाथ से किसी बरक रफ्तारी से गन झिपट चुका था। किसी को इल्म नहीं हो सका था। उसका एक हाथ मुफलिज था। उसे उसकी भी परवाह नहीं थी। कहाँ का गुस्सा कहाँ निकलना था उसे ये भी मालूम न था। दूसरी तरफ हिंजला ने किसी को अपनी तरफ मुतवज्जा न पाके अपनी गन सादान की तरफ बढ़ा दी। लोहा उसके हाथ के जल्द से टकराया तो सादान ने जैसे चौंक कर उसे देखा तो उसकी वो आंखों के इशारे से अपने पिस्तौल लेने का कह रही थी। सादान ने इनकार करना चाहा था, मगर एनीथिंग फॉर सॉलिडरिटी, वो बेहद आराम से बोली थी। सादान ने तेजी से उसकी पिस्तौल चिपटी थी और रुख घुमा कर उसी की गर्दन पर रख दी थी। वो ज़मीन पर गिरे बहराम का सांस जैसे सीने में अटक गया था। हसन को मारने का इरादा तुर्क करते हुए वो उठा और दीवानावार अपनी बहन की ओर बढ़ा, मगर सादान पिस्तौल को हवा में बुलंद करके एक फायर कर चुका था। बहराम को अपनी जगह पर रुकना पड़ा था। बाकी सब बंदूकें सीधी किए बहराम के एक इशारे की मुंतज़िर थी। सिर्फ एक इशारा, सिर्फ एक मगर निशाने चूक भी जाते हैं, ये बहराम को इल्म था। तुम्हारा मामला मुझसे है। हिंजला को इस सब से दूर रखो। बंदूक हटाओ उससे, हम बात कर सकते हैं। वो अपनी जगह से खड़े खड़े चिल्लाया था, तुम्हारा मामला हमसे है, हमसे था तो ज़रख़िफ़ बीच में क्यों लाए? सादान ने उससे ज़्यादा बुलंद आवाज़ में गुर्राया था, तुम्हें लगता है तुम्हारे हाथ में बंदूक है तो कोई भी बात कर लोगे? हमारे साथ आई हुई लड़की पे बात करोगे तुम? वो हानी की गर्दन पे बंदूक रखे अपनी जगह से हट रहा था। वो सुल्तान की तरफ जा रहा था। ज़रख़िफ़ और ज़बर उस पे नज़रें जमाए हुए थे। हिंजला चुपचाप उसके साथ चल रही थी। सादान का बाजू उसकी गर्दन पे दबा रहा था। ठीक है, मैं माफ़ी मांगता हूँ, बंदूक हटाओ। बहराम का बस नहीं चलता था कि उसके पैरों में गिर पड़े। हिंजला उसकी बहन नहीं, औलाद थी। ये कुछ नहीं करने वाला है, सब ड्रामा है। मजमे में से कोई चिल्लाया था, बहराम खान, मर्द बनो मर्द। सादान ने पिस्तौल हानी की गर्दन से हटाकर अपनी बाएं तरफ खड़े ईशा के पैर का निशाना लिया था और अगले ही लम्हे ईशा की चीखें हर तरफ गूंज रही थी। बहराम तो बहराम, सादान के अपने दोस्त भी हक्का
बक्का रह गए थे। हिंजला के दिल को जैसे किसी ने पैर रख दिया। ईसा उसका छोटा भाई था और हिंजला वो उससे ऐसे सिपाही की उम्मीद नहीं रखती थी। एनीथिंग फॉर सॉलिडिटी। सदा ने धीरे से उसके कान के पास बढ़वाई। हिंजला बस अपने भाई को दर्द से तड़पते देखती रही। दर्द खुद को हो तो सहा जाता है, किसी अजीज को हो तो झेला जाता है, और उस वक्त वो उस दर्द को झेल नहीं पाई। ईशा की गिर्द कई लोग जमा होने लगे थे। अपनी बंदूक के नीचे फेंको। उसके अगले हुक्म पर बैराम ने हाथ में पकड़ी दूसरी बंदूक नीचे फेंक दी थी। बाकी सब लोग अब चीख चीख कर बंदूक नीचे करने को कह रहा था। अब तुम सब एक तरफ हो जाओ और मेरे दोस्त यहाँ से निकल जाएंगे और तुम लोग में से कोई मजम्मत नहीं करेगा। सादान ने कहते हुए अपने पैर ईशा की छोड़ी हुई पिस्तौल जल्तान की तरफ बढ़ाई थी। वो अपने अकब में खड़े लोगों की परवाह किए बगैर झुककर फौरन पिस्तौल उठा गया था। उसके पिस्तौल उठाने की देर थी कि उसके अकब में खड़े दोनों मर्दों ने हाथ उठा लिए थे। जल्तान ने उनमें से एक को पिस्तौल की सहारे से आगे किया था। मजमे में से किसी ने अंधा फायर खोला था। बिजली की से किसी तेजी से जल्तान अपने साथ खड़ी जरकीफ और एक आदमी को लिए झुक गए थे। उनके साथ खड़े दूसरे आदमी के बाजू पे 3 गोलियां लगी थी। वो तीनों गोलियों के दर्द से तड़पते नीचे झुक गया था। वह बर्फ सफ़ेद नहीं रही थी, वो खून से भरने लगी थी। मजमे में बेचैनी भरने लगी थी। सादान ने जवाबी वार में हिंजिला पे गिरफ्त सख्त की थी। वह गिरफ्त जैसे बैराम की गर्दन पे सख्त हुई थी। लानत तुम्हारी शक्ल पे मालूम इंसान। बैराम फायर करने वाले पे चीखा था। साथ पीछे मुड़ा। उसके मुंह पे 2 मुक्के दे मारे थे। देखते ही देखते वो बड़ा सा मैदान जहाँ सिर्फ सफेद बर्फ थी अब 2 लोगों की खून से भरने लगा था। बैराम के हाथ से कुछ फिसल गया था। जल्तान ने सीधे होते ही अपने साथ झुकने वाले लड़के के ऊपर बंदूक तान ली थी और बैराम खान को जैसे हालात वाकई अपने हाथों से निकलते हुए महसूस हुए थे। वो बेबसी से उन लोगों को देख रहा था जो एक लम्हे में पासा पलट चुके थे। सादान और जल्तान अब कमर जोड़े हुए थे। हसन और जबर अपनी जगह से उन्हें देखकर इन हालात में भी मुस्कुराए थे। वो साथ हों तो उन्हें कोई नहीं तोड़ सकता था। तुम सब इधर आओगे। उस घर में सब के सब जल्तान गली के एहतमाम पे बने एक घर की तरफ इशारा कर रहा था जिसके आगे ये मैदान था। वो 15 से 20 मर्द जिया नहीं उन्हें देख रहे थे, जैसे वो मरकर भी उनका हुक्म नहीं मानने वाले थे। अगर मैं अपने दूसरे साले को भी गोली मारूं तो हमारे रिश्ते में कोई मसला तो नहीं होगा। सादान हिंजला के कान के पास गए। तुम उससे पहले वो कुछ कहती कि जल्तान बैराम के बाजू का निशाने ले चुका था। गोली उसके बाजू को छू कर गुजरी थी और घुटनों से के बल गिरा था। वो लीडर था। उसके साथ गिरने वाले कई हौसले भी थे। मैं तुम्हारे मसले बखुशी अपने से लेना पसंद करूंगा। जल्तान फायर करते हुए सुकून से बोला। बैराम के गिरते हुए ही हसन ने झुककर उसकी पिस्तौल उठाई थी और मजमे की तरफ तान ली थी। जबर जरकीफ की तरफ भागा था और उसका हाथ पकड़कर वो भी जल्तान और सादान के साथ आकर खड़ा हुआ था। 4 लोग एक साथ। पांचवा उनके सामने। खानदान मुकम्मल था, उसे मुकम्मल होना ही था। हसन सुल्तान की पिस्तौल पे गिरफ्त ढीली थी। उसके हाथ कपकपा रहे थे मगर वो अपने दोस्तों की तरह पुस्तकीय बंदूक दुश्मनों की तरफ ताने हुए था। उसने आज तक यूं किसी पे पिस्तौल नहीं तानी थी। बैराम ने उन्हें झुकने को कहा था, हथियार छोड़ने और के घर की तरफ जाने को कहा था। अगले चंद मिनट में वो उन 20 अफराद को उसी एक घर में बंद कर चुके थे। दरवाजे पे ताला चढ़ाते हुए जबर शहनवाज फातिहाना मुस्कुराहट के साथ उनकी तरफ मुड़ा तो उसी पर सादान ने हिंजला पे अपनी गिरफ्त ढीली छोड़ दी थी और शायद गलती की थी। बिजली सी तेजी से मुड़ी और पिस्तौल के उसके हाथ से लिया और दस्ता पूरी कुव्वत से उसके सर पे दे मारा था। सादान पूरी शिद्दत से कर रहा था। खून और फवारे के मारे उसके माथे से निकला था। वो लब भींच के रह गया। सर बुरी तरह चकरा कर रह गया था। मेरे भाइयों का हाथ कैसे लगाया तुमने? हाथ कब गोली लगाई थी? हसन ने तसिया की थी। एक तो इसको बीच में बोलना ज़रूरी होता है। बाकी 3 लोगों ने अपने ग्रुप के सबसे रुआबदार और ज़िद्दी लड़कियों को एक औरत से मार खाते हुए देख नजरें चुराई थी। उन्होंने तो कुछ देखा ही नहीं था। हिंजला ने उसी कुव्वत से दस्ता हसन के माथे पे मारा था। उसकी चीखें आज तक गई थी। मेरी तरफ से इनकार है, तुम जरा शामिल होकर दिखाओ हमें। वो चिल्लाया था। साथ अपना माथे पे रखा। कहीं खून तो नहीं निकल आया था? सादान बस माथे को सहलाता रहा, बोला कुछ नहीं थी। हिंजला का तनस्सुब भूल गया था। वो उसे गुस्सा में देख रहा था। अब मैं अपने बाप के बाहर निकलने का इंतजार करना है या भागना है? वो उन 5 को वहाँ बस्ता देख कर एक बार फिर गुर्राई थी। जी तो चाहता है कि एक फिर फायर कर दे। उन 5 ने मजीद इज्जत अफजाई
पढ़ाई का प्रोग्राम मुलतवी करते हुए हिंजला की ताजगी में कदम उठाए थे। बिलाखिर वो रोजगार से बाहर निकल रहे थे एक साथ। मुझे समझ नहीं आ रहा जबर, अगर ये प्लान नाकाम हो गया तो एजेंट मुसल्लर अपनी कुर्सी पे झुलासे परेशानी से बोला था। उसके माथे पे तकफ्फुर लकीरें थी। मेरे पास बैकअप प्लान है एजेंट। वाकई वो उसकी आंखों में रंग उतरते हुए बताओ मुझे, उसमें झोल फिक्स करता हूँ। वो कुर्सी से उतर आया था, बेकरार था, रोजगार से ज़्यादा अपने इस खानदान के लिए बेकरार था। इस बार नहीं एजेंट, बस आप मुझ पर भरोसा रखें। आप कहते हैं ना मैं अजीम हूँ तो मैं साबित करके दिखाऊंगा। देखो जबल, मैं जानता हूँ मेरे दोस्तों का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कसूर है, लेकिन हम उन्हें मान नहीं सकते हैं। वो उसके करीब फर्श पे आकर बैठे। एजेंट आज तक फर्श पे नहीं बैठा था। उन्हें अपने खानदान के लिए एक और काम। जबल की आंखों में तमस्कुर उभरा था। हम उन्हें नहीं मारेंगे जबल, वो किसी बच्चे की तरह ताजगी चाहता था, तस्दीक चाहता था। हरगिज़ नहीं एजेंट, वो चारों यहाँ से जिंदा वापस जाएंगे। जबल खान का वादा है। एजेंट के दिल को तकवीत हुई थी जबल खान की तरफ से। अगर कोई वहम, कोई हंसता था तो वो अदबी नींद जा सोया था। उसके दोस्त जिंदा वापस जाएंगे क्या वाकई? वो एक दूसरे का हाथ पकड़े गलियों में अंधाधुंध भाग रहे थे। सिमत का ताकीद सिर्फ और सिर्फ हिंजिला जानती थी क्या सितम था। वो अपने दुश्मन पर एतबार करने के लिए मजबूर थे। कई बार उन्हें रुकना पड़ा था। अब वो तंदुरुस्त और पहले की तरह नॉर्मल इंसान नहीं थे। उनका जिस्म उन्हें सब करने की इजाज़त नहीं दे रहा था। हर थोड़ी देर बाद रुकना पड़ता था। सख्त सर्दी में यूँ भागते भागते उन्हें पसीने आने लगे थे। कदम जैसे जंजीर हो रहे हों। अगर सर उन बस्ता हवाओं से बुरी तरह दुखने लगा था। जिस्म के अकड़ने से जख्मों में ऐसा दर्द उठता था कि अलामान था। भागते भागते उन्हें एक जगह रुकना पड़ा था। जबर के पैर के टाँके खुल गए थे। अब वो उनसे खून रस रहा था। हसन सुल्तान का बाजू बुरी तरह दुख रहा था। जख्म तो उन सब के चेहरों पे, जिस्म पे थे। उनमें उठता दर्द भी खुदा की पनाह। थोड़ी हिम्मत करो जबर, बस थोड़ा सा, हमें इस पुल तक पहुँचने वाले हैं। जरकीफ उसके कंधे पे हाथ रखते हुए उसे तसल्ली देने लगी। सुल्तान आगे बढ़ा था और हथेली उसके सामने फैलाई थी। जबर ने हर थके थके अंदाज में उसे देखा था। जल्तान ने उसकी तरफ पीठ कर दी थी। दोस्तों के सामने कमजोर पड़ने वाले ऐसी ताकत पाते हैं कि दुनिया याद रखती है। चंद पल बाद वो जल्तान के कंधों पे सवार था। वो भागने के बजाय चल रहे थे। सादान ने अपनी शाल उतार कर हसन के ऊपर डाल दी थी। शायद वो गरमाइश से उसका जख्म कम दर्द करता। लंदन में बीते वो साल जैसे वापस आ गए हों। वो हर उन पे अजीब अंदाज में मेहरबान हुआ था, ऐसे कि वो रोना हंसना एक साथ आए। चौड़ी लंबी गली में चलते हुए वो लोग किसी कहानी के हिस्सा मामूल होते थे। कभी मुझे ऐसा उठा कर नहीं चले तुम, हसन ने चलते हुए स्वीकार किया था। इसको ना हर एक चीज़ से प्रॉब्लम होती है, हर एक बीच में इसको बोलना होता है। ओ हसन, तुम्हारे बाजू पे गोली लगी है, सीने में नहीं। जल्तान के बजाय जरकीब ने जवाब दिया था। उसके सीने में गोली लगती, ये मर जाता तो मैं जल्तान को उसकी लाश भी न उठाने देता। जिंदा सलामत को उठाना फिर अलग बात है। शादान ने बेफिरकी उड़ाई थी। शायद उसे याद आ गया था कि हसन उनके ग्रुप में घुसाया था। अगर ये मस्खरेबाजी ख़त्म हो गई हो तो हम जल्दी जल्दी चले। हिंतला चलती जल्दी पीछे मुड़ी थी और सख्त तेज से बोली थी। शादान उसे देख कर रह गया तो उसे समझ नहीं सकता था। उसके सामने उसकी दो भाइयों को गोलियां लगी थी। उसका ये रद्द-ए-अमल बनता था। मैंने जो गोली बहराम को मारी थी वो बस उसे छू कर गुजरी है। आप फिक्र मत करें। सुल्तान ने उसे तसल्ली दी। हिजरा जख्मी सैनिक की तरफ मुड़ी थी। अब आप मुझे बताएंगे मैं कौन सा जख्म कितना गहरा हो सकता है? डॉक्टर हैं आप, नीम हकीम। आखिर में वो तड़क कर बोली। सादान ने बेचारगी से सुल्तान को देखा था और बाकी सबने सादान को तरह से, उसका तो जिंदगी भर का मामला था। हसन ने कमीनगी नजरों से उसे देखा था। उसके पास से गुजरा जान कर कंधा और सादान के कंधे से टकराया। मेर तकी मीर लिखते हैं कि मियाँ ये आशिकी इज्जत बिगाड़ देती। हसन के जुमले, ओ खुदाया, सादान का दिल चाहा था वही इस आदमी की शक्ल बिगाड़ दे, मगर उसे जब्त करना पड़ा था। उसकी अपनी झोली में चंद मिनट मज़ीद चलते रहने के बाद बिलाखिर वो उस गली के एहतमाम पे थे जिसके बाद एक बड़ा सा मैदान था और उस मैदान के पार वो पुल जो रोजगार के गांव के हद को ख़त्म करती थी, जिसके पार स्काई हाई था, जिसके पार उनकी आज़ादी थी। लम्हे के अंदर अंदर वो आज़ाद होने वाले थे। वो उसके साथ आए थे, वो एक साथ जाने वाले थे। वो मैदान में कदम रख चुके थे। सब कुछ जैसे ख्वाब जैसा था। वो इस कैद से निकल आए थे। वो जहन्नम जैसी ज़िंदगी अपने एहतमाम को पहुँच चुकी थी। दहर का वो बाब खुल रहा था जिसके पार वो सब आज़ाद थे।
मगर नहीं, फिलहाल नहीं, अभी नहीं, अभी कहाँ। सुल्तान ने गली के इत्मीनान पे ज़बर को अपने कंधे से उतार कर एक बड़े से पत्थर पे बैठाया और अपने बाकी साथियों के साथ आगे आया था। वो रास्ता देखना चाहता था मगर उसके दिल को धक्का सा लगा था। लकड़ी के उस पुल को दोनों सिरे से काटे जा चुके थे। दोनों तरफ पहाड़ों के दरमियान नीचे की तरफ बहुत सारा पानी था। सरहद पार करने को एक नाकाबिल अबूर फासला था। उन चारों के मुँह पे जैसे तमाचा लगा था। वो आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं हो सके थे। वो चारों धीरे धीरे से पीछे हटे थे। ज़बर उनसे कुछ पूछ रहा था मगर उन्हें आवाज़ नहीं आ रही थी। वो यहाँ से जाकर इस इलाके के लिए बहुत कुछ करना चाहते मगर शायद अब ये मुमकिन नहीं रहा था। हर शय हाथ से फिसल गई थी। कुफत, गुस्सा, उकताहट, बेबसी क्या था जो उन्हें महसूस नहीं हो रहा था। दुनिया अगर अलग तहस नहस करने को दिल कर रहा था। उस वक्त उनके दिल में आया था कि मगर इस ख्याल को तवीलियत ना हासिल हो सकी थी। उनके आसपास एतराफ़ में गाड़ियाँ जमा होने लगी थी। वो पहाड़ों पे चलने वाली थी। उनके आने से ही हर एक की तरफ धुआं सा भर गया था। शायद वो आंसू उन पांचों को कुछ दिखाई ना दिया था। खांस खांस कर उनकी आंखें मैली हुई थी। उनकी आंखें जलने लगी थी और कई मिनट बाद जो पहला मंजर उन्होंने देखा था वो उनकी नसें रोक देने को काफ़ी था। हाथ में भारी भारी कम असला लिए उन्होंने उन 3 लोगों के असले की परवाह किए बगैर उनके गिर्द दायर बनाया। लम्हे के हज़ारवें हिस्से में वो जकड़े जा चुके थे मगर उनके ठहरे जाने की वजह उनकी जकड़े जाना नहीं था। ज़बर शहनवाज का बहराम खान की गिरफ्त में होना था। उससे ज़्यादा शॉकिंग ये था कि बहराम ने उसके पैर पे फायर किया था। उसकी आंखें जुनूनी हद तक सुर्ख पड़ रही थी। वो कुछ भी गुजरने को तैयार लगता था। ज़बर बिलबिला रहा था, दर्द से आंखें नीचे वो चीख रहा था। हसन, सादान, सुल्तान, ज़रकीफ दम साधे उसे देख रहे थे। हर प्लान मात खा चुका था। हर राह फरार मसूद हुई थी। उन्हें अपने हिसाब सुलह होते हुए महसूस हुए थे। वकील साहिबा को इधर भेज दें, बाकी सब जा सकते हैं। यहाँ से बाहर जाकर तुम हमारा काम करना और हम उसे वापस ले जाना। बहराम के इस नए मुतालबे पर वो शौक कम तैश में ज़्यादा आए थे। तुम लोग जाओ, यहाँ से भाग जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा। सुल्तान, उन्हें लेकर यहाँ से जाओ। ज़बर उसकी गिरफ्त में फड़फड़ा रहा था। उसे अपनी गोली की परवाह नहीं रही थी। वो बस अब उन्हें यहाँ से निकाल देना चाहता था। मैं सिर्फ 10 तक गिन सकता हूँ। अगर तुमने वकील साहिबा को इधर भेज दिया तो तुम आज़ाद हो, वरना आज से तुम एक साथी खो दोगे। अब सिर्फ वो हमारा काम करेगी। बहराम एक बार फिर बोला था। जरकीम ने एक कदम उनकी तरफ बढ़ाया था। हिंजला ने तेजी से उसे वापस अपनी तरफ खींचा था। भागो यहाँ से, दाएं तरफ जाओ, ज़बर लाला तुम्हें लेने आ जाएगा। एक, भागो यहाँ से, सुल्तान को लेकर जाओ। ज़बर चीखने लगा था। 2, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, उसे जाने दो। बहराम शादान का दिल पसीजा। 3, तुम जो चाहोगे वो मैं करने को तैयार हूँ। हसन सुल्तान ने हाथ पिस्तौल से गिरा दी थी। उसे जाने दो, वो जख्मी है, उसे जाने दो प्लीज़। 4, मैं मेरी सेफ्टी की गारंटी है। जरकीफ की आवाज़ फटी हुई थी। मैं तुम्हारा दिमाग ख़राब है, मैं उसके पास जाने से पहले अपने हाथ से तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। शादान चिल्लाया था और बाजू से उसे खींच कर अपनी जानिब किया था। और 5, मैं यहाँ से जाओ जाहिलो, मैं कह रहा हूँ ना, मुझे कुछ नहीं होगा, दफ़ा हो जाओ, भागो। ज़बर हलक बल चीखा था। यहाँ से जाओ, वकील साहिबा को भेजो। खिंजिला, उन्हें लेकर जाओ, साथ जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। मैं यहाँ रहने के लिए तैयार हूँ। मैं जरकीफ की जगह यहाँ रहने को तैयार हूँ। सुल्तान तहम्मुल से बोला था। 8, आवाज़ें गुड़मुड़ हो रही थी, चेहरे मिक्सअप हो रहे थे, शोर बढ़ रहा था और माहौल जैसे सनसनी सी बढ़ रही थी। सांस लेने भी जैसे एक इजाफी काम बन गया था। कौन कहाँ क्या मुतालबा कर रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम जाओ जरकीफ, यह मुझे कुछ नहीं करेगा। ज़बर जैसे बेबसी की इंतहा पे चिल्लाया। उसकी आंखों में नमी दर आई थी। मैं तुम्हें मरने के लिए नहीं दे सकती हूँ। उसने सादान से हाथ छुड़वा कर एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया था। मैं सरेंडर करता हूँ। सुल्तान घुटनों के बल वहीं बैठ गया था, हाथ ऊपर के उठा लिए थे। तुम्हें जो चाहिए वो करने को तैयार हूँ। ज़बर को छोड़ दो। नो, उसे छोड़ दो प्लीज़। मैं रोज़गढ़ में रहने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ उसे मत मारो। ये लोग मुझे नहीं मारेंगे। जरकीफ, तुम जाओ, खुदा के लिए जाओ। ज़बर शहनवाज भी अब भी एक ही बात कह रहा था। मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकती थी। ज़बर शहनवाज को रोज़गढ़ कोई नहीं मार सकता। खिंजला अहमद ज़ई पूरी कुव्वत से चीखी थी। हलक के बल बुलंद आवाज़ में हवाएं सहम गई थी। वो एजेंट है, उसे पूरे प्लान में अगर किसी की हिफाजत की जिम्मेदारी सारा रोज़गढ़ लेता है तो वो एजेंट है। वो सफ़ेद पड़ती रंगत बहती आंखों के साथ चीख रही थी। वो अपने भाई को कत्ल होते और अपने दूसरे भाई के प्लान को फेल होते नहीं देख सकी। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि वो किस तरह बाकी 4 लोगों के जिस्म से सांस का कतरा कतरा खींच रही है। उसे अंदाज़ा नहीं था वो कैसे अल्फाज कहाँ इस्तेमाल करके कितने लोगों को साकित कर चुकी है। एजेंट को रोज़गढ़ में कोई नहीं मार सकता था। जाओ, भाग जाओ। वो राज अगली
उगल चुकी थी। ज़बर शहनवाज उर्फ एजेंट दम साधे अपने दोस्तों को तक रहा था। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उसने हर मजम्मत तुर्क कर दी थी। वो बेदम हो गया था। वो क्या खो चुका था ये सिर्फ उसे मालूम था। घुटनों के बल बैठे सुल्तान को लगा था अब वो हिल नहीं सकेगा। जर के वकार बढ़ते कदम जैसे किसी जंजीर में डाल दी हो। सैयद सादान सा की निगाहें एक नुक्ते पर साकित हुई थी। हसन सुल्तान ने अपने सबसे काबिल एतबार दोस्त को एक लम्हे के अंदर 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 अपना मुनखरिफ होते देखा था। वो सब अपनी अपनी जगह ठहर गए थे। रोजगढ़ की हवाएं शाकिन हो गई थी। ज़बर शहनवाज को मजम्मत करता वजूद ठहर गया था। उसके दोस्त खानदान साकी निगाहों से उसे तक रहा था। उसे लगा जिंदगी में इससे बड़ी अजियत कोई नहीं हो ही नहीं सकती थी। एजेंट को रोजगढ़ में कोई नहीं मार सकता था। हिंजिला बड़बड़ाई थी उसने। उससे एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी। ओ खुदाया, ओ खुदाया। उसका चेहरा अजीब से अजीब हो गया था। हर कोई अपनी अपनी जगह सुल था। मोहतरीर मुतज़्ज़ब बस एक ज़बर था जिसकी आंखों में कुछ खो देने का खौफ था। बैराम ने ना चाहते हुए भी उस पर अपनी गिरफ्त ढीली छोड़ दी थी। वो बुरी तरह ज़मीन बोस हुआ था। बर्फ़ पे गिरे हुए उससे निगाहें उठाकर अपने दोस्तों को देखा तो वो हैरत ज़दा थे। कई लम्हे, कई शमाएं थे, कई मिनट वहाँ खड़े तमाम लोग चुप और मुनफरिद रहे। कई मिनट बाद उसकी तरफ बढ़ने वाला पहला कदम जरकी तो बेकार किसी की तरफ देखे उसकी तरफ तेज तेज कदम उठा रही थी। मगर फिर उसने कई कदम अपनी और बढ़ते देखा तो वो चारों उसकी तरफ आ रहे थे। वो मुनफरिद था मगर दोस्त था, गद्दार था मगर दोस्त था। उसी लम्हे बगैर किसी आर्ट के, बगैर किसी फौज के कोई था जो आया था अकेला, मजबूत, बहादुर। उसके आते ही बैराम के साथी एक तरफ हो गए थे। फौजी उसके तरफ हथियार नहीं उठाते थे। फौजें उसकी तरह खातिर बगावत करते थे। बैराम के साथ खड़े लोग भी उसकी तरफ हुए थे। वो चारों जब ज़बर के इर्द गिर्द जमा होने, इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे थे उसी वक्त मसीहा बैराम खान की गर्दन पे पिस्तौल रखे हुए था। बैराम के साथ खड़ा मुरीद 2 कदम पीछे हुआ था। जेब से एक पतली रस्सी निकाल कर बैराम के हाथों पे बांध दी थी। वो चीखा चिल्लाया, फड़फड़ाया मगर बेसो ज़बर खान के हुक्म पर हज़ारों लोग मुनखरिफ हो सकते थे। वह हज़ारों हो रहे थे। ज़बर ने उसे धक्का देकर बर्फ़ पे गिराया था। 2 कदम मजीद आगे आया था। अपना एक हाथ ज़बर की तरफ बढ़ाया था। वो जिसे एक दोस्त उठा रहे थे। उसने गहरी भूरी आंखें उठाकर अपने सामने खड़े मर्द को देखा था। वो शर्माई आंखों उस पर मरकोज किए हुए था। हाथ दो मेरे भाई। ज़बर ने हाथ उसकी तरफ नहीं बढ़ाया था। उसने बाजू का जोर अपने दोस्तों के कंधों से पे डालकर अगले ही लम्हे वो उसे उठा चुके थे और अब वो जबल के सामने खड़ा था। सादान और सुल्तान के कंधों पे अपने बाजू जमाए जबल को देखा। उसका हाथ पहली बार खाली नहीं हुआ था। वो विंड लाइन ले चलो हुक्म देकर उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा था और बगैर कुछ कहे उसे देख रहे थे। उसके चेहरे पे बहुत कुछ खोज रहे थे। जबल ने हाथ सीने पे बांधे कर जैसे उसकी हुक्म की तामील की हो। वो अब आगे आगे चल रहा था। वो लोग पीछे। बैराम के साथियों ने जबल की तरफ कोई पेशरफत नहीं की थी। थोड़ी देर वो गाड़ी में बैठे थे। फ्रंट सीट पे ज़बर था और ड्राइविंग सीट पे ज़बल खान था। एक हकीकत थी जो खुली थी और उसके राज ने ज़बर को अंदाज में बहुत कुछ बदल दिया था। सपाट सा कुछ, सर्द सा कुछ, क़यादत सा कुछ, कोई रुआब सब इख्तियार उसके अंदर दाखिल हो गया था। वो गर्दन सीधी किए बेतासुर चेहरे के साथ बैठा था। गाड़ी के एक पोसीदा सी चर्च की इमारत के सामने आ रुकी थी। ज़बल के मुहैयत में वो आगे आगे चलने के लगे थे। ज़बर शहनवाज में मुनखरिफ था मगर उसके दोस्त अब भी उसको कंधा पे लिए हुए थे। वो चाहे जैसा था उसका पहला तारुफ तो दोस्त का था ना। इमारत के अंदर दाखिल होते ही वो उन्हें चर्च के हॉल की तरफ ले आया था। हॉल से अगबी हिस्सा और फिर एक बार फिर वो तहखाना। जर्द बत्तियों के हाले में वो भूरी पिंचड़ पे आकर बैठ गए थे। ज़बर ने उनको सवालों के जवाब देने से कबल ज़बल को आवाज़ दी थी। वो जो दाखिली दरवाजे की तरफ मुड़ रहा था रुक गया था। मुड़कर उनकी तरफ देखा। मुझे मेरी कुछ चीज़ें चाहिए। यहाँ से निकलने के लिए रास्ता ठीक करवाओ और मेरी लैपटॉप। और यहाँ से कोई कहीं नहीं जा रहा है। ज़बर वो पूरे 4 साल बाद उसने ज़बर का नाम लिया था। वो बोलते बोलते रुक गया था। अचंभे से उसे ताका। आप सब अब मेरे मेहमान हैं। यहाँ तक आना आपका प्लान था सीधा साफ और मेरा प्लान शुरू होता है। वो मुस्कुराया, गहरी मुस्कुराया। खैर रागलेट टू माई विल नैन। ज़बर शहनवाज उसे देखता रहा। ज़बल खान को अजीम समझता था। वो वाकई अजीम था। शैतानों की दुनिया का सबसे अजीम शैतान।